वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। आज का जो टॉपिक है हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है और प्रोबेबिलिटी के बारे में हम ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा पढ़ चुके हैं और कुछ पोर्शन हम डिस्ट्रीब्यूशन का भी हमने कवर किया है। तो जो रिमेनिंग है या फिर इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल क्या होता है? जो भी हमारे मतलब आउटकम्स आते हैं उनके लिए एक न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? रैंडम वेरिएबल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज कर लो कि मेरे पास कोई एक कॉइन है, ठीक है, जिसको मैंने 3 टाइम्स या 2 टाइम्स सपोज कर लो 2 टाइम्स मैंने टॉस किया, तो मेरे पास आउटकम्स क्या होंगे? या तो एच एच आ जाए दोनों, या फिर एच टी आ जाए, या फिर टी एच आ जाए, या फिर टी टी आ जाएगा। तो मैं कोई भी यहाँ पे जनरली क्या है कि रैंडम वेरिएबल जो है वो कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द केस में हम कैपिटल एक्स से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो मैंने एक्स कंसीडर कर लिया कि मेरा क्या है, ये हेड की प्रोबेबिलिटी को शो करता है, ठीक है, नंबर ऑफ हेड को शो करता है। तो अब मैं यहाँ पे क्या क्या काउंट करूँगा कि x की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, कि x की वैल्यू जो पॉसिबल है या तो 0 हेड हो जाए तो यानी 0 पॉसिबल है, या फिर 1 हेड हो जाए तो 1 भी पॉसिबल है, या फिर मैक्सिमम टू मैक्सिमम दोनों हेड हमें मिल जाए, ठीक है। दोनों मतलब जो कॉइन है दोनों बार हमें क्या दे? हेड दे। तो x की वैल्यू हमें क्या क्या मिल जाएगी? 0, 1 और 2 मिल जाएगी। अगर मान लो मैं 3 टाइम्स कॉइन करता तो मैक्सिमम 3 मिल जाती, 0, 1, 2, 3। 4 टाइम्स करता तो मैक्सिमम 0, 1, 2, 3 और 4 मिल जाती। तो इनके करस्पॉन्डिंग हम आगे प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो अभी हमें क्या पता करना है कि x की वैल्यू कैसे पॉसिबल है। 0 हेड हो सकता है, 1 हेड हो सकता है, 2 हेड हो सकता है, ऐसे ही सो ऑन। तो जितना भी हमारा रिक्वायरमेंट है। तो इस पर एक प्रॉब्लम है लेट x इज़ द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेड एंड नंबर ऑफ टेल्स ऑब्टेन्ड व्हेन ए कॉइन इज टॉस 6 टाइम्स। तो अब मैं 6 टाइम इसको क्या कर रहा हूँ? टॉस कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा? 6 टाइम्स को यानी टॉस करूँगा तो मेरे पास हेड क्या क्या हो सकते हैं? मेरे पास हेड 0 भी हो सकता है, कोई भी हेड ना आए, सारे टेल ही आ जाए, या फिर 1 हेड आ जाए, 2 हेड आ जाए, और ऐसे मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने हेड मिल सकते हैं? मुझे 6 मिल सकते हैं। तो इन्हीं के करस्पॉन्डिंग मैं क्या बोलूँगा? जब मुझे हेड 0 मिलेगा, एक भी हेड नहीं मिलेगा, तो टेल कितने मिलेंगे? 6 मिलेंगे। अगर एक हेड मिला तो टेल कितने मिलेंगे? 5 मिलेंगे। 2 हेड है तो सारे करस्पॉन्डिंग ये हमें मिल जाएंगे। अभी हमारा x किस को रिप्रेजेंट कर रहा है? डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मुझे क्या करना है? बस इनका डिफरेंस लेना है। तो डिफरेंस लेंगे तो हेड माइनस टेल करेंगे, तो 0 - 6 कितना हो जाएगा? 0 - 6 हो जाएगा। 1 - 5, 1 - 5 कितना? -4, और 2 - 4 -2, 3 - 3 0 हो जाएगा। 4 - 2 प्लस का 2 आ जाएगा। 5 - 1 प्लस का 4, और 6 - 0 करेंगे तो प्लस का 6 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे? इनको एक सैम्पल स्पेस की तरह यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट में कॉमास के साथ में रख देंगे, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? x की पॉसिबल वैल्यू हो जाएंगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम है एन यू आर एन कंटेन 5 रेड और 2 ब्लैक बॉल, ठीक है। 5 रेड है, 2 ब्लैक है। 2 balls आर ड्रॉन एट रैंडम, x डिनोट द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल ड्रॉन। तो मुझे क्या बताना है? x की वैल्यू बतानी है। तो देखो मुझे x क्या है? मेरा ब्लैक बॉल वाला है, तो टोटल मेरे पास कितनी है? ब्लैक बॉल है, और मुझे निकालनी कितनी है? 2 ही बॉल निकालनी है। तो ये जो 2 बॉल निकल के आई है, या तो इसमें 0 ब्लैक हो सकती है, या फिर 1 ब्लैक हो सकती है, या फिर दोनों की दोनों ब्लैक हो सकती है। तो x की वैल्यू मेरी ये निकल के आ जाएगी। बहुत ही सिंपल है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम की अगर मैं टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल की बात करें तो हमारे पास 2 तरह के टाइप्स होते हैं, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। डिस्क्रीट का मतलब क्या है? कि जिनको मैं काउंट कर सकूं, ठीक है। फाइनाइट नंबर और काउंटेबल नंबर होते हैं जिनको मैं काउंट कर सकूं। और कंटिन्यूअस क्या होता है? जिनको मैं काउंट ना कर सकूं। तो जिनको काउंट करूंगा, देखो ऐसे अगर मैं बोल दूं कि नंबर लाइन पे मुझे क्या करने हैं? सारे इंटीजर काउंट करने हैं 1 से 100 के बीच में। तो यहाँ से 1 से स्टार्ट करूँगा, अगला 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और डॉट 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 100। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ? सारे इंटीजर को काउंट कर सकता हूँ। अगर मैंने बोल दिया कि 1 और 2 के बीच में
सारे रेशनल नंबर काउंट करूँ, तो मैं काउंट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये तो इनफाइनाइट नंबर है ना, इसमें 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर आ जाएंगे। या फिर मैं ऐसे बोलूँ कि 1 और 2 के बीच में जितने भी नंबर आ रहे हैं वो सारे आप काउंट करो, तो मैं क्या बोलूँगा कि ये पूरा, ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक सब काउंटिंग हो रहा है, तो ये कैसा हो जाएगा, मेरा कंटिन्यूस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज कर लो कि अगर मान लो कोई बिल्डिंग है मेरे पास, तो बिल्डिंग में नंबर ऑफ फ्लोर की अगर मैं बात करूं, तो वो मैं काउंट कर सकता हूं कि 1 फ्लोर के बाद 1.5 तो आएगा नहीं, तो 1 फ्लोर के बाद कौन सा आएगा, 2 फ्लोर आएगा, फिर 3rd आएगा, 4th आएगा, 5th आएगा। अगर मैं हाइट की बात करूं कि इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है, तो हाइट क्या होगी, कंटिन्यूस में होगी। ऐसे तो नहीं होगी कि 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, ऐसे भी हो सकती है 1.1, 1.2, 1.3, ऐसे, मतलब वो हाइट क्या रहेगी, कंटिन्यूस रहेगी। अगर फ्लोर की बात करूँ तो वो किस में आएगा, डिस्क्रीट में आएगा। चलो इन पे एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बहुत ही सिंपल चीज़ है कि जो भी हमारी एक्स की वैल्यू आई, अभी हमने एक एग्जांपल लिया था कॉइन वाला, तो जो हमने एक कॉइन को मैंने 2 टाइम्स क्या करवाया था, टॉस करवाया था, तो एक्स की वैल्यू निकल के आ गई थी, क्या क्या निकल के आई थी, 0 निकल के आई थी, 1 निकल के आई थी और 2 निकल के आई थी। अब इनके करस्पॉन्डिंग अगर प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं, उसी प्रोबेबिलिटी को क्या बोलते हैं हम, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। फॉर एग्जांपल यहीं पे आप देख लो मेरे सैंपल स्पेस क्या हो जाएंगे, एच एच हो जाएगा, एच टी हो जाएगा, टी एच हो जाएगा और टी टी हो जाएगा। अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालूँ तो 0 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एक भी हेड नहीं होने चाहिए, तो मतलब क्या है कि दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, टेल होने चाहिए, तो 1/4 आ जाएगी। ठीक है, 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ये दो ऐसे केस हैं जिनमें 2 है यानी सिंगल सिंगल हेड आ रहा है, तो 2/4। ठीक है, और दोनों हेड आने चाहिए, तो वो एक ही है मेरे पास, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/4, जिसको डिनोट करते हैं हम पी आई से। ठीक है, पी आई से हम डिनोट करते हैं। बस 2 कंडीशन का हमें ध्यान रखना है। कंडीशन क्या है कि करस्पॉन्डिंग, यानी कोई भी रैंडम वेरिएबल की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग, जैसे यहाँ पे 0, 1 और 2 है, उनके करस्पॉन्डिंग वैल्यू हमारी जो भी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की मिल रही है वो ग्रेटर देन 1 नहीं होनी चाहिए और लेस देन 0 नहीं होनी चाहिए, यानी 0 और 1 के बीच में होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब दूसरा क्या है कि इनका सम, जितने भी यहाँ पे रैंडम वेरिएबल है कितने भी हों, मान लो इनफाइनाइट या जितने तक भी जा रहे हैं, उनकी सारे के करस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की वैल्यू है उनका सम कभी 1 से ज़्यादा नहीं होगा, सिर्फ 1 ही होगा। इनका सम अगर 1 है तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, और ये हमने जो टेबल की फॉर्म में लिख दिया है, ये जो हमने टेबल बनाई है, इसी को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ठीक है, बस टेबल की में फॉर्म कर दो तो वही हमारा क्या हो जाता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हो जाता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड इन 2 टॉस ऑफ ए कॉइन। तो ये ऑलरेडी मैंने ये क्वेश्चन अभी डिस्कस किया हुआ है, आप यहाँ से आप अच्छे से नोट कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल, गिव रीजन ऑफ योर आंसर। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, दोनों कंडीशन मुझे चेक करनी है। दोनों कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन है कि वैल्यू 0 और 1 के बीच में होनी चाहिए प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की। ठीक है, और दूसरा हमारा जो टोटल सम है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का वो 1 होना चाहिए। तो मैं जैसे यहाँ पे यहाँ पे सारी वैल्यू अगर मैं चेक करूँगा तो चेक करने पे मुझे पता चल रहा है कि ये ना तो नेगेटिव है और ना ही ग्रेटर देन 1 है, तो पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या है कि इनका सम किसके इक्वल में होना चाहिए, 1 के में। तो जैसे मैंने इनका सबका सम किया तो मुझे कितना मिल गया, 1। तो मैं क्या बोलूँगा कि ये जो टेबल है इसमें जो P ऑफ X गिवन है वो मेरा क्या है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है। अगर सेकंड की अगर मैं बात करूं तो सेकंड में मैं देखूंगा कि यहाँ पे मुझे एक नेगेटिव मिल गया और मेरा प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन नेगेटिव नहीं हो सकता है, कैन नॉट बी नेगेटिव। यहाँ पे नेगेटिव ऐसे लिख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे मिसिंग है। चलो
नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ सक्सेसेस इन 2 टॉसेज ऑफ ए डाई वेयर ए सक्सेस इज डिफाइंड एज नंबर ग्रेटर देन 4 अपीयर ऑन एट लीस्ट 1 डाई। तो एट लीस्ट 1 डाई का मतलब क्या है कि ग्रेटर देन यानी कम से कम एक डाई पे होना चाहिए। चलो तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 4 से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। 4 से ग्रेटर का मतलब कितना, 5 और 6, 5 और 6 होना चाहिए। तो टोटल कितने सैंपल स्पेस बनेंगे, 36 बन जाएंगे, क्योंकि एक डाइस पे कितने होते हैं, 6 होते हैं। सेकंड डाइस पे भी कितने होंगे, 6 होंगे, दोनों का मल्टीप्लाई यानी 36। और मैंने जितने पॉसिबल है वो सारे मैंने बना भी दिए हैं। ठीक है, अगर मैं इसके बाद बोलूँ कि मेरा रैंडम वेरिएबल क्या होगा, तो रैंडम वेरिएबल मेरा होगा कि नंबर क्या होना चाहिए, 5 और 6 अपीयर होना चाहिए। ठीक है, तो केस क्या क्या बन सकते हैं कि या तो मेरा कोई भी 5 और 6 पॉसिबल ही ना हो। ठीक है, 5 और 6 पॉसिबल ही नहीं हो, अपीयर ही ना हो। ठीक है, और दूसरा केस क्या हो सकता है, या तो 5 आए या फिर 6, इन दोनों में से एक आए या फिर दोनों पे आ जाए। तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, x की वैल्यू हो सकती है 0 हो सकती है। मीन्स क्या है कि ना तो 5 आए और ना ही मेरा 6 आए। 1 हो सकती है या एक डाइस पे यानी कोई भी फर्स्ट या सेकंड वाली डाइस पे क्या आ जाए, 5 आए या फिर 6 आए, दोनों नहीं आने चाहिए। और दूसरा हो सकता है 2, यानी कि दोनों डाइस पे मेरे क्या होने चाहिए, 5 और 6 ही होने चाहिए, यानी ग्रेटर देन 4 होने चाहिए। तो तीनों केसों को जल्दी जल्दी देखते हैं। तो 3 केस यानी 3 वैल्यू ये मेरा क्या टेक करेगा। तो सबसे पहले मैं क्या ले लूँगा, x इक्वल टू 0। एक्स इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि 5 और 6 अपीयर नहीं होंगे किसी भी डाइस पे। तो नहीं होंगे तो इसमें से मैंने वो सारे केस उठा लिए जिनमें 5 और 6 है ही नहीं, तो वो ये वाले केस आ जाएंगे। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ केसेस कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। टोटल कितने, 36। तो प्रोबेबिलिटी निकाल लूँगा मैं। तो एक भी 5 यानी 4 से ग्रेटर नहीं आएगा, उस बात की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी मेरे पास, 4/9। अब सेकंड केस क्या होगा मेरा, सेकंड केस होगा x इक्वल टू 1, या तो 5 आए या फिर 6, इन दोनों में से एक आना चाहिए डाइस पे। तो मैंने वो सारे केसेस उठा लिए 36 में से जिनमें एक डाइस पे 5 हो या फिर 6 हो। तो ऐसे कितने केसेस आ जाएंगे, इतने 16 केसेस आ रहे हैं। आप उसमें से छांट सकते हो, ठीक है ना, काउंट कर सकते हो उसमें से, मैंने वैसे मेंशन कर दिए हैं सारे। और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो टोटल केस कितने, 36, तो 16/36 यानी 4/9। अब नेक्स्ट क्या रह जाएगा, x इक्वल टू 2। एक्स इक्वल टू 2 का मतलब क्या है कि दोनों डाइस पे 5 और 6 ही होने चाहिए, अदर कोई नंबर नहीं होना चाहिए। तो ऐसे कितने केसेस होंगे, तो ऐसे केसेस यहाँ पे 4 हो जाएंगे। ये 4 है, ठीक है, आप इसको सही कर लेना। तो ये 4 है, तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो 4 अपॉन टोटल केस कितने, 36, तो 1/9 आ जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बनाना है, तो आप ये टेबल क्रिएट कर दो, तो यही हमारा क्या हो जाता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हो जाता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें तो फ्रॉम ए लॉट ऑफ 30 बल्ब, टोटल कितने बल्ब है मेरे पास, 30 है, विच इंक्लूड 6 डिफेक्टिव, जिसमें 6 क्या है, डिफेक्टिव है। तो मैं बोलूँगा कि नॉन डिफेक्टिव कितने मेरे पास 24 है, डिफेक्टिव कितने 6 है। अब मुझे क्या करना है, ए सैंपल ऑफ 4 बल्ब, तो 4 बल्ब का क्या लेना है मुझे, सैंपल लेना है, इज ड्रॉन एट रैंडम विद रिप्लेसमेंट। ये बात अपने माइंड में रखना, रिप्लेसमेंट है तो एक भी कम नहीं होगा। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है यानी टेबल हमें फॉर्म करनी है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, तो मेरे पास x की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, तो मैंने ये 4 निकाले और मेरा x क्या होगा, मुझे डिफेक्टिव का निकालना है, तो x मेरा डिफेक्टिव होगा। तो x क्या क्या वैल्यू टेक कर सकता है कि एक भी डिफेक्ट ना हो, एक बल्ब डिफेक्ट हो, 2 हो, 3 हो या फिर 4 हो। तो ये 5 वैल्यू क्या कर सकता है, x टेक करेगा। तो यानी 0 से 4 वैल्यू क्या आ गई, मेरी x की वैल्यू आ गई। तो जब मेरी x की वैल्यू 0 होगी, x की वैल्यू 0 होगी, तो इसका मतलब क्या है कि एक भी डिफेक्टिव पीस नहीं है उसमें,
जितने भी बल्ब हम निकाल रहे हैं वो सारे के सारे कैसे हैं, नॉन डिफेक्टिव है। तो नॉन डिफेक्टिव कितने थे मेरे पास 24। तो प्रोबेबिलिटी विद रिप्लेसमेंट वाले में हम कैसे निकाल देते हैं 24/30, 24/30 और ऐसी चारों बल्ब के लिए हम निकाल देंगे, क्योंकि रिप्लेसमेंट नहीं होता तो यहाँ पे 29 आता, फिर यहाँ पे 29, यहाँ पे 29, सॉरी 29, 28, 27 ऐसे आ जाता, ऊपर भी क्या हो जाता, कम होते चले जाते। पर यहाँ रिप्लेसमेंट है तो रिप्लेसमेंट के कंडीशन लगाएंगे। तो यहाँ से हमने 0 के लिए निकाल लिया। अब अगर हम 1 के लिए निकालेंगे तो 1 के लिए हम क्या करेंगे कि कोई भी एक डिफेक्टिव बल्ब निकालना पड़ेगा, ठीक है। जो हमने 4 सैंपल में लिए थे इनमें से अब क्या करेंगे कि सपोज मैंने एक बल्ब सेलेक्ट किया, सेलेक्ट कैसे करेंगे 4C1 से। अब यही बल्ब मेरा क्या होगा, डिफेक्टिव हो गया। तो डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी कहाँ से निकालूंगा, यहाँ से निकालूंगा। तो डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 6 टोटल कितने 30। तो ये जो एक बल्ब था मेरा वो डिफेक्टिव आ गया। बाकी के 3 कैसे होंगे मेरे, बाकी के 3 मेरे नॉन डिफेक्टिव होंगे। तो नॉन डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी कितनी, अब यहाँ पे लिख सकते हो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव कितना 6/30 और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव की आ जाएगी वैल्यू आपकी 24/30, ठीक है। तो 3 बल्ब की कैसे हम लगा देंगे नॉन डिफेक्टिव वाली 24/30। अब ऐसे 2 के लिए निकालेंगे तो अब हमें क्या करना है 4 में से 2 बल्ब सेलेक्ट करने हैं। तो 2 मैंने ऐसे सेलेक्ट कर लिया 4C2 और नॉन डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 6/30 और सेकंड वाले की भी क्या होगी 6/30। तो ये तो मेरे डिफेक्टिव वाले हो गए। नॉन डिफेक्टिव कैसे आ जाएगी, वही 24/30 आ जाएगी। ऐसी 3 के लिए निकाल लेंगे, 3 के लिए 4C3 हो जाएगा और 3 के लिए आ जाएगा 6/30 और फोर्थ वाले के लिए 24/30 और फोर्थ के लिए यानी चारों के चारों मेरे कैसे हो गए, जो मैंने 4 सैंपल में लिए थे चारों के चारों मेरे कैसे हो गए डिफेक्टिव हो गए। और डिफेक्टिव हो गए तो चारों के लिए 6/30 आ जाएगा। सबका मल्टीप्लाई कर देंगे और एक टेबल बना देंगे और जो टेबल बनाएंगे वही हमारा क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बन जाएगा। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ए कॉइन इज वाइज सो दैट हेड इज 3 times एज लाइकली टू अकर एज टेल। तो मीन्स हमारा हम क्या बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इक्वल टू 3 times ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, ठीक है। हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड की वैल्यू यहाँ पे अगर पुट कर दूँ तो कितना आ जाएगा 4 times ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल की वैल्यू निकल के आ जाएगी कितना 1/4। तो अब ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/4। तो मैंने ये डायरेक्ट वैल्यू रखी है। तो आप अगर आपको नहीं आता है तो वो आप ऐसे देख सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम प्रोबेबिलिटी में बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस चैप्टर में कुछ है, ठीक है। चलो अब क्या निकालना हमें, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ टेल्स। तो एक्स क्या होगा मेरा, एक्स होगा मेरा एक्स क्या होगा मेरा रैंडम वेरिएबल होगा टेल्स का, ठीक है। तो अब मुझे टेल्स के बारे में देखना है। तो टेल्स मेरे क्या क्या हो, अब मैंने कितने टाइम्स किया है 3 times किया है, 3 times किया है तो मेरा क्या क्या टेल्स हो सकता है, नहीं सॉरी 2 times किया है, 2 times किया है। तो 2 times का मतलब क्या, एक्स की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है मेरे पास 0, 1 और 2। तो जब मैं 0 पे देखूंगा तो 0 पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 पे मेरा यानी 0 का मतलब क्या, एक भी टेल नहीं है, एक भी टेल नहीं है तो दोनों हेड आ जाएंगे। तो दोनों हेड की प्रोबेबिलिटी कितना 3/4 और 3/4। अब 1 का मतलब क्या, x इक्वल टू 1 का मतलब है कि एक टेल आएगा। तो मुझे क्या करना है, उन दोनों में से एक पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन से पे टेल आएगा। तो मैंने 2C1 से सेलेक्ट किया और जो सेलेक्ट हुआ उस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/4 होगी, 1/4 होगी। और जो सेलेक्ट नहीं यानी जो रह गया वो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 3/4 हो जाएगी। जैसे मैं 2 के लिए अगर बात करूँ तो दोनों के दोनों ही सेलेक्ट हो जाएंगे, या तो 2C2 लिखो या फिर
इसकी वैल्यू भी 1 है, आप नहीं लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/4 और 1/4। तो यहाँ से मैं क्या कर दूंगा, सारा सॉल्व करके प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बना दूंगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें तो ये रैंडम वेरिएबल एक्स हैज़ फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमें ये एक यानी कोई भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे हमें के की फॉर्म में गिवन है, पर हमारे पास दो कंडीशन है कि एक तो कोई भी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन जो हमें ये वाला गिवन है पी एक्स, वो हमारा नेगेटिव नहीं होना चाहिए, उसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। और दूसरा क्या है कि टोटल सम कितना होना चाहिए, 1 के इक्वल में होना चाहिए। तो टोटल सम मैं क्या करूँगा 1 के इक्वल में रख दूंगा। तो ये सारी प्रोबेबिलिटी में क्या करूँगा ऐड करूँगा, तो ऐड करने पे इक्वल रख दूंगा, इक्वल करने पे मुझे के की वैल्यू 2 मिलेंगी। अब के की वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हो कि नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, तो नेगेटिव पॉसिबल नहीं है तो इसको मैं हटा दूंगा। तो मेरी के की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/10, 1/10 आप यहाँ पे रख सकते हो। अब ये सेकंड वाले पोर्शन की अगर हम बात करें तो सेकंड वाला पोर्शन क्या कह रहा है, पी ऑफ एक्स लेस देन 3। एक्स लेस देन 3 का मतलब क्या है कि 3 से पहले वाले की प्रोबेबिलिटी काउंट करनी है हमें। तो यहाँ से अगर मैं यहाँ से देखूँ तो 3 तो ये है, 3 से छोटा क्या क्या आएगा 0, 1 और 2। तो मीन्स हमें ये वाली प्रोबेबिलिटी काउंट करनी है, तो 0 + k + 2k हो जाएगा। और k की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे कितना 1/10, तो कितना आ जाएगा 3/10। अब ये x ग्रेटर देन 4 है, x ग्रेटर देन 4 का मतलब क्या है कि 4 से ग्रेटर होना चाहिए। 4 से ग्रेटर कौन कौन सा मिलेगा मुझे, 5, 6 और 7 मिलेगा। अब देखो यहाँ पे 5 और 6 है, तो यहाँ पे थोड़ा चेंज है, ठीक है। तो आप इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, p ऑफ x ग्रेटर देन 4, ये रॉन्ग है, इक्वल टू आ जाएगा आपका k² + 2k² + 7k² + k। तो यहाँ से आ जाएगा देखो 7 + 2 प्लस ये, तो टोटल कितना आ जाएगा मेरे पास 10k² + k। अब यहाँ पे आप क्या कर दो, वैल्यू पुट कर दो और वैल्यू पुट करके फाइंड कर लेना। यहाँ पे k मिसिंग है, k² + k² मिसिंग है, ठीक है। तो ये रॉन्ग है, आप ऐसे सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट टॉपिक है क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो आपने क्यूमुलेटिव की टेबल ऑलरेडी आपने बचपन में बनाई होगी। इसका मतलब क्या है कि जो भी कंडीशन गिवन होती है उससे पहले वाले सारे का सम, ठीक है। तो सपोज कर लो कि हमारे पास कोई एक टेबल गिवन है, तो हमें क्यूमुलेटिव फंक्शन को हम fx से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। कभी कभी आपको स्मॉल fx भी मिलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वैल्यू तो हमारी ऐसी आती है। अब नेक्स्ट जो वैल्यू आएगी वो उन दोनों का सम होगा। इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 0.3 + 0.2 कितना आ जाएगा 0.5। अब नेक्स्ट जो आएगा यहाँ पे वो कैसा आएगा, इन दोनों का सम। तो इन दोनों का सम आपने ऑलरेडी इस टाइप से बचपन में किए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा सम 0.5 + 0.1 आ जाएगा 0.6। अब इन दोनों का सम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 0.75, और इन दोनों का सम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1। और लास्ट में हमें वही नंबर मिलेगा जो इनका सम निकल के आ रहा होगा। तो इनका सम भी करोगे तो भी इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1 ही आएगी। तो यहाँ पे लास्ट वाला टर्म भी क्या आएगा, इनका सम आएगा, तो सम कितना है 1 है, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला पोर्शन हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है, पर आप देख लो एक बार। एक्सपेक्टेड वैल्यू या फिर मीन वैल्यू की अगर बात करते हैं तो वो हमें सिंपल क्या करना है कि हमारे पास x की वैल्यू गिवन होगी ऐसे, p की वैल्यू यानी pi की वैल्यू गिवन होगी, तो हम सिंपल क्या करेंगे xi pi की टेबल निकालेंगे, यानी करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करते जाएंगे और यहाँ पे वैल्यू लिखते जाएंगे। अब इनका सम करके जितनी भी वैल्यू हमारे पास आएगी वही हमारा क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा, और या फिर हम इसको एक्सपेक्टेड वैल्यू भी बोल सकते हैं, ठीक है। और वेरिएंस की बात करें तो वेरिएंस के लिए हम क्या करेंगे, एक कॉलम और इसके आगे बनाएंगे, वो क्या होगा xi² pi,
ठीक है। अब ये एक्स आई पी आई में हम क्या कर देंगे, एक्स आई से मल्टीप्लाई और कर देंगे तो हमें एक टेबल और मिल जाएगी करस्पॉन्डिंग। इनका सम करेंगे तो इनका सम यहाँ पे हम पुट करेंगे और माइनस ऑफ ये वैल्यू किसकी है, एक्सपेक्टेड वैल्यू यानी मीन की वैल्यू है ये वाली, मीन का स्क्वायर इसमें से माइनस कर देंगे। तो इस फॉर्मूला का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, वेरिएंस ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल निकालेंगे। ठीक है, वेरिएंस ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल निकालेंगे। अगर हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, अगर वेरिएंस का हम स्क्वायर रूट ले लें तो वही हमारा क्या हो जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें तो फाइंड एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस ऑफ एक्स फॉर द फॉलोइंग पीएमएफ। अब हमें क्या करना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस दोनों ही निकालना है। तो टेबल को मैंने क्या किया कि 2 कॉलम और बढ़ा लिए, एक तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके मैंने यहाँ रखा। अब इस वाली टेबल में एक्स आई से और मल्टीप्लाई कर दिया तो एक्स आई स्क्वायर पी आई हो जाएगा। तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करो, -2 मल्टीप्लाई 0.2 तो माइनस के 0.4 मिल जाएगा। एक बार और मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसी करस्पॉन्डिंग हमें टेबल मिल जाएगी। अब हमें कुछ नहीं करना है, इनको काउंट करना है और इनको काउंट करना है। तो इनको काउंट करने पे इतनी वैल्यू आ गई तो वही मेरी किसकी हो गई, मीन की वैल्यू हो गई। मीन को मैं कैपिटल ई एक्स से शो करता हूँ, ये मीन की वैल्यू हो गई। और वेरिएंस की अगर मैं बात करूँ तो वेरिएंस के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। पहले तो इसकी वैल्यू को काउंट करेंगे तो ये कितना आ गया 2.25 यहाँ पे पुट करेंगे और जो भी मीन आया उसका स्क्वायर माइनस कर दो। तो 2.25 में से मीन कितना आया, माइनस के 0.05। यहाँ पे चाहे माइनस आप लगा लो या मत लगाओ क्योंकि स्क्वायर है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये वैल्यू माइनस कर देंगे तो हमें वेरिएंस मिल जाएगा। अगर मान लो कि स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना रहता सिग्मा एक्स की वैल्यू तो वो आ जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 2.2475। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें तो फाइंड एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस ऑफ एक्स वेयर एक्स इज द नंबर ऑब्टेन्ड ऑन अपर मोस्ट फेस व्हेन ए फेयर डाई इज थ्रोन। तो ठीक है, तो जब एक डाइस को अगर मैं थ्रो करूँगा तो मेरे पास सैंपल स्पेस क्या मिल जाएंगे, 1 to 6 मिलेंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे क्या तो रैंडम वेरिएबल की अगर मैं बात करूँ तो मेरी वैल्यू क्या क्या हो जाएगी, 0 से 6 तक हो जाएगी। ठीक है, 0 तो होता ही नहीं है, 1 to 6 हो जाएगी, 1 2 3 4 5 8 6। अगर 1 की बात करूँ तो 1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो वो तो एक ही है तो 1/6 हो जाएगा। 2 की भी प्रोबेबिलिटी 1/6, यानी एक डाइस को अगर रोल करूँ और उसमें अगर किसी भी नंबर की अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालूँ तो 1/6 ही आती है। तो यहाँ पे हर एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/6 1/6 1/6 आ जाएगी। अब हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू वेरिएंस निकालना है तो 2 कॉलम और बनाने पड़ेंगे, एक्स आई पी आई, इनके करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो हमें ये मिल जाएगा। जैसे मैं इनको काउंट करूँगा तो वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे, जो भी फाइनल वैल्यू होगी वही वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, एक्सपेक्टेड वैल्यू या फिर मीन की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब बस इस कॉलम में क्या कर दो, एक्स आई से और मल्टीप्लाई कर दो तो इनके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी हमें, एक्स आई स्क्वायर पी आई की वैल्यू। तो यही वैल्यू को जैसे ही मैं काउंट करूँगा तो ये वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, एक्स आई स्क्वायर पी आई का सिग्मा की वैल्यू मिल जाएगी, इसकी वैल्यू मिल जाएगी। इसमें से अब मुझे क्या करना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू का स्क्वायर करके माइनस करना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू का स्क्वायर करके माइनस करना है। एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी आई है 3.5 का स्क्वायर इस वैल्यू में से मैं माइनस कर दूंगा तो फाइनल आंसर हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें तो फाइंड द मीन नंबर ऑफ हेड इन 3 टॉसेज ऑफ ए फेयर कॉइन। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि अगर 3 कॉइन को अगर मैं टॉस कर रहा हूँ तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने बनेंगे, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 8 बनेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे डिनोट किया कैसे कैसे बनेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे नंबर ऑफ हेड की बात हो रही है तो नंबर ऑफ हेड में क्या क्या हो सकते हैं, या तो मेरा 0 हेड हो, एक्स की वैल्यू की बात कर रहा हूँ मैं, या तो 0 हेड हो या फिर 1 हेड हो या फिर 2 हेड हो या फिर 3 हेड हो। ठीक है, इससे ज़्यादा केसेस नहीं बनेंगे। तो जब 0 हेड होगा तो उस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि सारे के सारे मेरे 10 होंगे तो 1/8 हो जाएगी। जब 1 की बात करूँ तो 1 किस में आ जाएगा, देखो इसमें एक हेड है, इसमें एक हेड है और इसमें एक हेड है, तो यानी 3 मिल के केस तो 3/8 हो जाएगा। ठीक है, ऐसी यहाँ पे
2 के लिए अगर बात करूँ तो देखो 1 2 3, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी भी क्या हो जाएगी 3/8 हो जाएगी, और 3 कॉइन होने चाहिए तो वो एक ही केस मिलेगा तो 1/8। अब करस्पॉन्डिंग क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इनको क्या कर दो, काउंट कर दो, तो जैसे ही काउंट करेंगे तो जो फाइनल वैल्यू मिलेगी वही हमारा क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा। तो ये वैल्यू मेरी किसकी वैल्यू हो गई, ये मेरी मीन की वैल्यू हो गई। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें तो एक क्लास हैज़ 15 स्टूडेंट हुज एज आर ये, तो एज गिवन है, तो मैंने एज क्या करी, एक फॉर्मेट में तैयार कर ली कि एक्स की वैल्यू मैंने सिर्फ 1 टाइम ही काउंट करूँगा, जैसे 14 यहाँ पे 2 टाइम्स आ रहा है तो मैंने एक ही टाइम काउंट किया, और ये कितने टाइम्स आ रहा है वो नंबर ऑफ मैंने यहाँ पे डिनोट कर लिए, क्योंकि ईजी हो जाएगा बस, और कुछ नहीं है। One student is selected in such a manner that each has the same chance of being chosen, and the age x of the selected student is recorded. What is the probability distribution? Random variable x, find mean, variance and deviation। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये वैल्यू मेरी किसकी हो जाएगी, x की हो जाएगी, 14 15 16 17 18 19 20 और 21। तो अब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो प्रोबेबिलिटी देखो टोटल मेरे पास ये कितने हैं, तो टोटल मेरे पास स्टूडेंट जो है मेरे पास 15 है। अब 14 एज के कितने स्टूडेंट है 2, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 2/15। जैसे 15 के करस्पॉन्डिंग एक ही स्टूडेंट है तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/15, तो ऐसी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी हम निकाल लेंगे। अब ये जो प्रोबेबिलिटी निकल के आई है वही वैल्यू मेरी किसकी हो जाएगी, पी आई की हो जाएगी। तो बस एक्स की वैल्यू मेरे पास आ गई, पी आई की आ गई, तो बस मुझे क्या करना है, एक्स आई पी आई की वैल्यू निकालनी है। तो इन दोनों का मैं क्या कर दूंगा, इन दोनों टेबल का आपस में मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखते जाऊँगा। तो लिखने के बाद बस मुझे क्या करना है, इनको काउंट करना है। तो जैसे ही मैं काउंट करूँगा तो काउंटेड वैल्यू कितनी आ गई 263/15, तो यही वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, मीन की वैल्यू हो जाएगी। अब इस वाली टेबल में एक्स आई से और मल्टीप्लाई कर दो तो पी आई एक्स आई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। तो बस जैसे ये वैल्यू करस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है ना। जैसे 28/15 है तो उसमें 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब 1 में 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 32/15 में 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिल जाएंगी। अब इन वैल्यू को क्या करो, आप काउंट कर लो। तो काउंट करने के बाद हमें क्या करना है, बस जो मीन निकल के आया है उसका स्क्वायर करके इस वैल्यू में से माइनस करना है, और जैसे मैं माइनस करूंगा तो जो वैल्यू मिलेगी वही मेरा क्या हो जाएगा, वेरिएंस हो जाएगा। अब इस पर स्क्वायर रूट ले लेंगे इसका, तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा। लास्ट प्रॉब्लम की बात करें तो इन्हें मीटिंग 70% ऑफ मेंबर फेवर, यानी जो 70% दे रहा है तो मीन्स हमें टोटल 100% की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। 100% में से 70% कैसे हैं, फेवर है। तो मैं बोलूँ तो फेवर की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो 70/100 हो जाएगी। तो मैं क्या बोल सकता हूँ 7/10 फेवर की प्रोबेबिलिटी हो गई। और अपोज वालों की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 30% है, तो 30/100, एक जीरो कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 3/10। तो अपोजिट वालों की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कितनी, 3/10। ए मेंबर इज सेलेक्टेड एट रैंडम एंड वी टेक x = 0 इफ़ ही इज़ अपोज। अब देखो यहाँ पे उसने बोला कि जब हम रैंडम वेरिएबल x की वैल्यू 0 लेंगे तो वो अपोजिट साइड का होगा। तो अपोजिट साइड का हुआ तो इसका मतलब क्या है, जो प्रोबेबिलिटी होगी वो मेरी अपोजिट वाली होगी। अपोजिट वाली प्रोबेबिलिटी कितनी है 3/10 या फिर 0.3। तो 0 के करस्पॉन्डिंग कितना होगा, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 0.3, और 1 के करस्पॉन्डिंग कितना आ जाएगा 0.7, क्योंकि यहाँ पे बोला है उसने जब 1 होगा तब क्या है, फेवर है। तो बस हमें कुछ नहीं करना है, एक्स आई की वैल्यू ये आ गई, पी आई की वैल्यू ये आ गई, एक्स आई पी आई की वैल्यू निकालेंगे। एक्स आई पी आई की वैल्यू निकालने के बाद इनको ऐड कर लो, और जैसे ऐड करेंगे तो वही हमारा किसकी वैल्यू हो जाएगी, मीन की हो जाएगी। बस एक बार इसमें एक्स आई से और मल्टीप्लाई कर दो तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। अब ये जो सम निकल के आएगा तो 0.7 ही आएगा, इसमें मीन का स्क्वायर हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और फाइनल वैल्यू हमें मिल जाएगी। ओके।